हेलो, आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इनकम्स ऐसी हैं जो कि एग्जेम्प्ट होती हैं। एग्जेम्प्ट यानी कि कर मुक्त होती हैं, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो इस तरीके की इनकम्स की अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी इनकम्स हैं। कुछ तो हम लोगों ने पढ़ी भी हैं और कुछ ऐसी भी है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज एक शॉर्ट में ओवरव्यू में इसका दे दूंगा कि कौन कौन सी इनकम है जिनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। सबसे पहले तो इनकम होती है एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि से होने वाली इनकम। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि अगर आपकी कृषि से होने वाली इनकम 5,000 से ज़्यादा है और आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी ऐसी है कि आपके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख है। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तब तो टैक्स लगता था, नहीं तो टैक्स नहीं लगता था। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बावजूद भी उसके जो प्रावधान हैं आप एग्रीकल्चरल इनकम वाले चैप्टर में देख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। फिलहाल बस इतना ही होता है कि एग्रीकल्चरल इनकम कर मुक्त होती है, एग्जेम्प्ट होती है। एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। बस एक ही दशा ऐसी होती है कि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा हो और साथ में ही अगर आपकी केवल एग्रीकल्चरल इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से ज़्यादा है और साथ ही साथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी हो रही है और वो भी आपके बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में टैक्स लगता है। टैक्स लगने का नियम है जो मैंने बताया था एग्रीकल्चर इनकम चैप्टर में। दूसरा है, ये सब सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 में स्पेसिफाइड है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 बताता है एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बताता है मेंबर्स शेयर इन इनकम ऑफ HUF, यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो इनकम होती है। मान लीजिए एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसके 10 सदस्य हैं, ठीक है, और एक कर्ता है, उसको लेकर के कुल 11 हो गए, तो 11 सदस्य हैं। अब अगर किसी मेंबर को यानी किसी सदस्य को उसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरफ से पैसा मिलता है, कोई भी अमाउंट मिलता है, तो वो कर मुक्त होगा, उस पर कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा कि पैसा सदस्य को मिल रहा हो और वो पूरे के पूरे परिवार की इनकम में से ही मिल रहा हो, आय में से ही मिल रहा हो। मान लीजिए पूरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो परिवार है वो कोई काम करता है, उस काम से जो इनकम हो रही है, तो इनकम एक इकट्ठा हो गई। अब उस इनकम में से फिर कुछ पैसा मिल रहा है किसी सदस्य को, तो वो कर मुक्त होता है। ठीक, क्योंकि उस पर तो टैक्सेशन तभी लग गया है जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इनकम हो रही होगी, तभी टैक्स लगा दिया जाता है। उसके बाद से फिर हम लोग देखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म। अगर आपको प्रॉफिट का कोई शेयर मिलता है एक फर्म में, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपकी कोई फर्म है जिसमें 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ठीक, तो अगर उस फर्म को जो लाभ होता है, लाभ का एक हिस्सा आपको मिलता है, तो वो हमेशा से ही आपके लिए कर मुक्त होगा। लाभ का हिस्सा, ध्यान दीजिएगा, फर्म में लाभ का हिस्सा अगर किसी एक पार्टनर को मिल रहा है तो वो उसके लिए कर मुक्त होगा। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट। इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट मतलब इतना जान लीजिए कि अगर कोई अनिवासी है, उसकी कोई इंटरेस्ट इनकम हो रही है, उसने कुछ सिक्योरिटी या बॉन्ड वगैरह में कुछ भी पैसा लगाया हुआ है, तो नॉन रेसिडेंट के हाथ में वो इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। केवल और केवल नॉन रेसिडेंट के हाथ में, रेसिडेंट के हाथ में नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोविजन ऐसा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रेसिडेंट के हाथ में भी लगा देते हैं कि एग्जेम्प्ट है, जबकि ऐसा नहीं, केवल नॉन रेसिडेंट के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होगा। उसी तरीके से अगर हम देखें लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन का क्या होता है कि लीव ट्रैवल कंसेशन होता है कि जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आपको कुछ दिन के लिए छुट्टी दी जाती है और छुट्टी के साथ आपको बोला जाता है कि ठीक है आप जाइए यहाँ घूम के आइए।
तो उसमें जो है आपको कुछ पैसा दिया जाता है कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आपको 50,000 दिया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जितना पैसा दिया जाएगा पूरा का पूरा पैसा कर मुक्त नहीं होता है, उसका एक नियम होता है, क्योंकि अभी हम लोग आगे सैलरी के ही चैप्टर में पढ़ेंगे। सैलरी के ही चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लीव ट्रैवल कंसेशन कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे कर मुक्त होता है। अगला है रेम्यूनरेशन टू पर्सन्स हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इन सर्टेन केसेस। ये क्या है कि व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं कुछ केसेस में, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसको, वो भारत का नागरिक तो नहीं है, लेकिन उसको पारिश्रमिक किस लिए दिया जा रहा है कि वो कोई राजदूत है, ठीक है, किसी कमीशन पे आया हुआ है। ऐसी कंडीशन में ये इनकम कर मुक्त मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक आएगा। कब आएगा? जब क्वेश्चन हम लोग सैलरी पे करना स्टार्ट करेंगे तब आएगा, ठीक है। इसके कंसेप्ट में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ये पीपल हु आर नॉट सिटीजन, ये जो है ये आएगा सैलरी के न्यूमेरिकल में। उसी तरीके से टैक्स पेड बाय गवर्नमेंट ऑन रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस, ये सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें तो मैं आपको क्लियर बता दूं, जैसे डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। ये क्या होता है? ये अभी सब आएगा आपका सैलरी में। ग्रेचुइटी क्या होती है कि जब आप किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हो, 5 साल से ज़्यादा काम कर लेते हो, तो वो आपको एक पेमेंट देता है अपनी तरफ से रिटायर होते समय, उसको कहते हैं ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी का पेमेंट कहाँ तक टैक्सेबल और कहाँ तक टैक्सेबल नहीं है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे मतलब सैलरी के चैप्टर में आएगा। जितनी भी चीज़ें इस समय स्क्रीन पे दिख रही हैं सब सैलरी में आएंगी। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, पेंशन को बेचना, ये भी सैलरी में आएगा। उसमें कहाँ तक कर मुक्त मिलता है, कहाँ तक कर देना पड़ता है। लीव इनकैशमेंट, छुट्टी, मान लो आपको छुट्टी दी जाती है 40 दिन की एक साल में, आपने केवल 20 दिन की ही छुट्टी ली, 20 दिन आपने बचा लिया, तो बहुत सारे संस्थानों में छुट्टी के बदले में कैश मिलता है। तो उस 20 दिन है उसके बदले में आपको कैश दे दिया जाएगा कि आपने छुट्टी नहीं ली तो आपको कैश दिया जा रहा है। तो उसमें भी कहाँ तक ये है, कहाँ तक संभव है कि आपको कर की छूट दी जाएगी। वर्कमैन रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, रिट्रेंचमेंट मतलब तो है छटनी। तो अगर छटनी की जा रही है तो छटनी के समय भी उन लोगों को कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाता है। हर जगह नहीं होता है, कुछ जगह दिया जाता है, ठीक है। तो रिट्रेंचमेंट यानी छटनी के समय मिला हुआ कॉम्पनसेशन भी कुछ हद तक कर मुक्त होता है। कितना होता है आगे देखते हैं हम लोग। कॉम्पनसेशन अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट, भोपाल गैस लीक के तहत, ध्यान दीजिएगा, भोपाल गैस जो लीक हुआ था उसके तहत अगर कुछ कंपनसेशन दिया जाता है लोगों को तो वो क्या होगा। आज भी अगर कुछ कंपनसेशन दिया जाता है, आज तो नहीं, पहले जब दिया गया होगा तभी, उस समय का कंपनसेशन अभी तक हमेशा कर मुक्त माना जाएगा। वीआरएस, ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि सब आपके सामने सैलरी चैप्टर में आएंगी। तो वीआरएस पे कितना मिलता है, बिल्कुल जब जितना मिलता है और जिस पर टैक्स लगता है, जितना टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है, सब आपके सामने सैलरी में आएगा। ये देखिए, ये एक टॉपिक ऐसा है जो आपको सैलरी में नहीं आएगा, ये आपको समझने की ज़रूरत है। सम रिसीव्ड अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब अगर आप कोई बीमा कराते हो, बीमा से आपको जो पॉलिसी मिलती है, सॉरी बीमा से आपको जो पैसा मिलता है, ठीक है, पैसा जो मिलता है वो पैसा आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D के तहत एग्जेम्प्ट होता है। मान लीजिए आपने बीमा लिया, बीमा आपने लिया, 6,000 प्रीमियम देना शुरू किया या 10,000 प्रीमियम देना शुरू किया एक साल का, और उसके बदले में आपको 2 लाख रुपए का बीमा मिला हुआ है।
तो जो 2 लाख रुपए का बीमा मिला हुआ है, जब ये एग्जेम्प्ट होगा, मान लीजिए 20 साल का है, 15 साल का है, तो आपको कुछ अमाउंट इकट्ठा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो जो अमाउंट आपको इकट्ठा दिया जाएगा वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D के तहत टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है, कर मुक्त होता है। उसी तरीके से जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, प्रोविडेंट फंड भी 4 तरीके के होते हैं जो हम लोग सैलरी में पढ़ेंगे। इसका समझ लीजिए 20% पार्ट आपका सैलरी में आ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो आप तुरंत समझ भी जाओगे। कुछ चीजें जो सैलरी चैप्टर में नहीं आती वो मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं। पेमेंट फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि एक खाता आजकल शुरू हुआ है जिसमें जिनकी बेटियां हैं वो क्या करते हैं, बेटियों के नाम पर पैसा जमा करना शुरू करते हैं। ठीक, तो इसमें साफ साफ इनकम टैक्स में मेंशन्ड है कि अगर आप अकाउंट खोलते हैं सुकन्या समृद्धि में, उसके बाद से आप जो है कुछ भी पैसा पा रहे हैं तो वो क्या होगा, उसी के तहत तो क्या होगा, कर मुक्त होगा। अब इसमें लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं बेटा। एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं कि कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं कि भाई उसमें जब पैसा लगाते हैं लोग तो लोग पूछते हैं कि क्या है भाई, ये एग्जेम्प्ट है कि डिडक्टेबल है, कि क्या इसकी छूट मिलेगी। तो जब आप उसमें पैसा देते हो तो आपको छूट मिलती है, और जब वहां से पैसा पाते हो तो उसको कर मुक्त कर दिया जाता है। कटौती और कर मुक्त होने में ये अंतर होता है। जैसे मान लो आप लाइफ इंश्योरेंस में ही पैसे देते हो या सुकन्या समृद्धि में ही पैसे देते हो, तो जब आप पैसे देते हो, जब लाइफ इंश्योरेंस में आपने प्रीमियम दिया या सुकन्या समृद्धि में सालाना आप कुछ पैसे जमा करते हो, तो वो पैसे जो आप जमा करते हो वो क्या है, वो आपका खर्चा है, तो उसकी आपको कटौती मिलेगी। लेकिन जब पूरी की पूरी मैच्योरिटी हो जाएगी, जब पूरा समय बीत जाएगा और आपको जो पैसा मिलेगा वो पैसा कर मुक्त होगा। उसी तरीके से फिर आप आइए देखिए, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन ट्रस्ट, जब से ये पेंशन हटाने की बात आ गई है ना, ये पेंशन नहीं मिलेगा एम्प्लॉइज को, तो उसके बाद से एनपीएस स्टार्ट किया गया है। एनपीएस स्टार्ट ये किया गया है कि भाई जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशन तो सबकी ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या करें, उसमें पैसा जमा करें। नेशनल पेंशन अपने तनख्वाह में से हमेशा पैसा काट करके नेशनल पेंशन ट्रस्ट में जमा करें। ठीक है, उसके बाद से जब वो उसमें से पैसे निकालते हैं तो उसका 1% कुछ हद तक वो आपका एग्जेम्प्ट होता है, कर मुक्त होता है। वो लिमिट क्या है वो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल में बता दूंगा। जो देखिए सारी चीजें जो इसमें आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आपके सिलेबस के हिसाब से। ये बहुत सारी ऐसी चीजें, हाउस रेंट अलाउंस, नोटिफाइड डिस्पैच, ये सब भत्ते हैं, कौन कौन से भत्ते कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये सब आपका सैलरी चैप्टर में आएगा। ठीक है ना। इनकम फ्रॉम लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ये सब नहीं। देखो स्कॉलरशिप अगर किसी को दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है तो कर मुक्त होती है। एमपी और एमएलए लोग होते हैं, इन लोगों का जो डेली का अलाउंस होता है, रोज का भत्ता होता है, वो कर मुक्त होता है इन लोगों के हाथ में। कोई भी अवार्ड दिया जाता है, चाहे जैसे नहीं सुनते हो कि इनको ये अवार्ड मिला, उनको वो अवार्ड मिला, तो उस अवार्ड में जो पैसा, जो राशि होती है, जो धन राशि होती है, वो कर मुक्त होती है। इसलिए आप देखोगे कि बड़े बड़े जो अवार्ड होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा राशि नहीं होती है। अवार्ड कितना भी बड़ा हो लेकिन राशि वही होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती राशि, वो राशि कर मुक्त होती है। उसी तरीके से
ये है पेंशन टू रिसीवर ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड होता है मतलब बहादुरी का अवार्ड। बहादुरी का अवार्ड है, ऑब्वियसली आर्मी वालों को मिलेगा। आर्मी वालों को जैसे कोई परमवीर चक्र मिला, देखो जैसे लिखा महावीर चक्र मिला, वीर चक्र मिला, ठीक है, इस तरह का कोई अवार्ड मिल रहा है और उसमें कुछ कैश प्राइज भी है, तो वो कर मुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर पेंशन मिल रहा है, एनी इनकम बाय वे ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज बीन इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड हैज बीन अवॉर्डेड परमवीर, महावीर एंड वीर चक्र, मतलब ये चक्र मिले तो हुए हैं, लेकिन जब वो रिटायर होके उसको पेंशन मिल रही है, पेंशन से जो उसकी इनकम हो रही है, फिर पेंशन से इनकम क्या होगी? कर मुक्त होगी। अगर वो गैलेंट्री अवार्ड विनर है, गैलेंट्री अवार्ड विनर मतलब यही सब होते हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र अवार्ड विनर, यही सब गैलेंट्री अवार्ड विनर्स होते हैं। फैमिली पेंशन टू विडो और चिल्ड्रन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। फैमिली पेंशन क्या होती है कि पेंशन का एक छोटा अमाउंट होता है जो कि किसी भी कर्मचारी के परिवार वालों को दिया जाता है ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, फैमिली पेंशन एक छोटा अमाउंट होता है। तो फैमिली पेंशन अगर दिया जाता है आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सेना के जवानों की विधवा या बच्चों को, तो क्या होता है? वो क्या होता है? वो भी कर मुक्त होता है। उसी तरीके से आप देखें, जो लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गया, ये सब लोकल अथॉरिटी हो गई। इन लोगों की इनकम भी एक हद तक एग्जेम्प्ट होती है। कहाँ एग्जेम्प्ट होती है? फॉलोइंग इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी इज एग्जेम्प्ट, मतलब म्यूनिसिपैलिटी हुआ, हाँ, पंचायत हुआ, कोई जिला बोर्ड हुआ, तो उसकी इनकम जो है, अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है, कैपिटल गेन से कोई इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कोई इनकम हो रही है, तो ऐसी दशा में उनकी ये इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। ये सारी जो चीज़ें आती हैं ये तो हम लोग बताएंगे, मैं तो ये आप लोगों को ये सब, चलिए फिर भी शॉर्ट में देखने में क्या है, देख लीजिए थोड़ा सा। ये क्या है कि एक साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है, मतलब वैज्ञानिक रिसर्च का संस्थान है, ठीक है। तो अगर उसकी कोई इनकम हो रही है कहीं से भी, तो क्या होगा? वो इनकम एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, करमुक्त मानी जाएगी। वैज्ञानिक रिसर्च का संस्थान है तो और मैं आप लोगों को ये नहीं, ये मैं बता देता हूँ, खादी विलेज बोर्ड तो ठीक है, आप लोग न्यूमेरिकल में आप लोग का सब आ ही जाएगा, सबका सब आ जाएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D में क्या लिखा हुआ साफ साफ कि किसी भी म्यूचुअल फंड की कोई इनकम जो कि सेबी के तहत रजिस्टर्ड है, तो सारी म्यूचुअल फंड सेबी के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, तो अगर म्यूचुअल फंड सेबी के तहत रजिस्टर्ड है तो उसकी इनकम क्या होगी? कर मुक्त मानी जाएगी, ठीक। और आप देख लीजिए, सेबी का एक फंड होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का एक फंड होता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। आप लोगों ने देखा होगा, और जो नहीं म्यूचुअल फंड वाले, जो उसमें हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम था उसमें हम लोग बैठते थे कभी कभी, तो उसमें जो है वो भी क्या है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से ही उसमें पैसा आता है, ठीक। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से पैसा तो आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की कोई कमाई हो रही है, मतलब उसको मान लो सेबी से मिल रहा है पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम क्या मानेंगे? कर मुक्त मानेंगे। ये चैप्टर प्योर थ्योरेटिकल है, फिर भी इसमें जो जो चीज़ें ऐसी आएंगी ना जो आपके सामने आ सकती हैं,
वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगी तो आपको और क्लियर हो जाएंगी, उसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तुरंत 2 दिन बाद सैलरी में आ जाएगा वो। देखिए, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम टी बोर्ड, अगर टी बोर्ड से कोई सब्सिडी मिल रही है उसको, जिसने टी का कोई चाय बनाने का या फिर कुछ भी पत्तियां निकाल करके उसकी उसका जो है प्रोसेसिंग का काम अपने यहाँ शुरू किया है, और उसको टी बोर्ड से कोई सब्सिडी मिल रही है यानी कटौती मिल रही है, तो वो चीज़ कर मुक्त होगी। ठीक है। अब एक इसमें आता है शब्द इनकम ऑफ माइनर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 में। तो इसमें लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि भाई माइनर की इनकम है, इस पर टैक्स लगाएं या ना लगाएं। तो माइनर पैसा कमा रहा है तो माइनर की इनकम पर टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। अब देखिए, जैसे आजकल इतने माइनर हैं, वो बड़े बड़े जो आते हैं, क्या है, शो होते हैं, इसमें गए गाया 10 लाख मिला, उसमें गए जीता 3 करोड़ मिला, तो क्या उनको पैसा नहीं लगेगा? उनको बिल्कुल टैक्स लगता है उनकी इनकम पे। बस और बस तभी तक है कि जब किसी माइनर की इनकम को उसके गार्जियन की इनकम के साथ जोड़ा गया रहता है तो 1500 रुपए तक की छूट मिलती है। बस इतना होता है, 1500 रुपए पर चाइल्ड की छूट मिलती है। बाकी जो है आपका इससे ज़्यादा जानने की आपको अभी इस समय ज़रूरत नहीं, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपकी सैलरी में आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक, कोई इसमें ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना अभी मैंने बताया है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।